Indians began to raise questions about the political style of the Congress. In Bengal, Maharashtra, and Punjab, leaders such as Bipin Chandrapal and Bal Gangadhar Tilak and Lala Lajpat Rai were beginning to explore more radical objectives and methods. They criticized the moderates for their politics of prayers and emphasized the importance of self reliance and constructive work. They argued that people must rely on their own strength, not on the good intentions of the government. People must fight for the Swaraj. Tilak raised the slogan, "Freedom is my birthright and I shall have it." मैम नीचे कर दो. बस इतना ही क्या है इसका मतलब 1890s तक आते आते बहुत सारे हमने मॉडरेट्स के बारे में पढ़ लिया है कि मॉडरेट्स धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं ना, ताकि सब लोग नेशनलिज्म के बारे में जाने, सब लोग ब्रिटिशर्स के बारे में जाने कि ये लोग कितने बुरे हैं और किस तरह से इंडियंस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। नेशनल कांग्रेस नई नई बनी थी तो वो बहुत लोग स्टार्टिंग में पिटिशंस देते थे अंग्रेजों को कि आप सॉल्ट टैक्स कम कर दीजिए, रेवेन्यू टैक्स जो आप बाकी लेते हैं क्रॉप उसको कम कर दीजिए, हम लोगों को एजुकेशन और हेल्थ के लिए पैसे दीजिए। तो मॉडरेट्स कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज तो करते ही थे ब्रिटिशर्स को। वो लोगों को ये एहसास कराते थे कि किस तरह से ब्रिटिशर्स हमारे साथ बुरा कर रहे हैं। उन्होंने ब्रिटिशर्स की बहुत सारी इकोनॉमिक जो पॉलिसीज हैं, वो लोग पैसे को लेकर के जो इंडिया में लेन-देन करते थे, उसको वो लोग क्रिटिसाइज़ करते थे कि आप लोग हमारे लिए काम नहीं करते, आप लोग वॉर पर पूरा पैसा खर्चा करते हैं। तो धीरे-धीरे मॉडरेट्स कहीं न कहीं बहुत लड़ाई नहीं कर रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ, बट धीरे-धीरे इंडियंस को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे, ब्रिटिशर्स बहुत हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और जब तक 1890s का टाइम आया, बहुत सारे इंडियंस इन बातों को समझने लगे और अ वो लोगों को क्वेश्चन कर मतलब वो लोगों ब्रिटिशर्स को क्वेश्चन करने लगे कि आप हमारे साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं। बट देन देयर वर सम लीडर्स जो कि कांग्रेस की इस पैसिव पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करते थे। फॉर एग्जाम्पल समृद्धि, आदि और वरुण, दे आर वेरी सॉफ्ट पीपल। उनको कोई भी काम कराना होता है तो ये मॉडरेट स्टाइल में अपना लेटर वेटर लिखते हैं ब्रिटिशर्स को और देते हैं। बट देन द आदित्य आदित्य कम्स और उसके अलावा आदित्य के साथ शाश्वत ज्वाइन कर लेता है और ये बोलते हैं कि समृद्धि, आदि और वरुण ढंग से काम नहीं कर रहे, ये लोग जब देखो तब रिक्वेस्ट करते रहते हैं, इन लोगों से लड़के लेनी पड़ेगी हमको आजादी। समझ गए? धीरे-धीरे करके जब लोग अवेयर होने लगे तो कुछ लोग ऐसे थे जो कांग्रेस की इस पॉलिटिकल स्टाइल को पसंद नहीं करते थे, कि हर चीज़ में जब देखो तब आप हाथ हिलाने बैठ जाते हैं, ब्रिटिशर्स आपकी बात नहीं मानते तो आप कुछ कर भी नहीं पाते हैं, क्योंकि आप बिलीव ही नहीं करते हैं उनका उनको रिवोल्ट उनके खिलाफ विद्रोह करने में आप बिलीव ही नहीं करते। बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में ऐसे बहुत लीडर्स हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो लीडर्स फेमस हैं उनके नाम हम सबको ही पता है। नाम है लाल बाल पाल, बिपिन चंद्र पाल यानी पाल, बाल गंगाधर तिलक यानी बाल और लाल यानी लाला लाजपत राय। दे वर द पीपल जिन्होंने स्टार्टिंग में ही कांग्रेस की कुछ आइडियोलॉजी को, जो मॉडरेट लोग थे, ये दादा भाई नौरोजी और स्टार्टिंग में उमेश चंद्र बैनर्जी, इस तरह के जो लोग थे और गोपाल कृष्ण गोखले, इनको ये लोग क्रिटिसाइज करते थे। ये बोलते थे आप लोग इन लोगों को केवल पिटीशन देते हो, लेटर देते हो, आप हमारा काम करिए, ये करते तो है नहीं। पीपल लाइक लाल बाल पाल, दे वांटेड टू अडॉप्ट न्यू मेथड्स कि हमको नए तरीके से अब अपना काम निकलवाना पड़ेगा ब्रिटिशर्स से। वो मॉडरेट्स को बहुत क्रिटिसाइज करने लगे कि आप लोग हमेशा प्रेयर की पॉलिटिक्स करते हो, आप लोग हमेशा केवल उनसे रिक्वेस्ट ही करते रहते हो और अपने आप पर आप लोग भरोसा नहीं करते और आप केवल आप लोगों को इंडियंस पे भरोसा करना चाहिए, यानी हम सब लोग मिलकर के ब्रिटिशर्स के से अपना हक ऑलरेडी ले सकते हैं। उन्होंने ये बोला कि लोगों को खुद पर भरोसा करना चाहिए, गवर्नमेंट के इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं, क्योंकि कहीं न कहीं मॉडरेट्स जो थे वो रिक्वेस्ट करते थे ब्रिटिशर्स से और उनको ऐसा लगता था कि ब्रिटिशर्स के इंटेंशन अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे थे और मॉडरेट भी स्टार्टिंग में जिन्होंने बनाई कांग्रेस, वो लोग भी इंग्लैंड में दादा भाई नौरोजी तो पहले इंग्लैंड पार्लियामेंट के ही मेंबर थे। वो लोग एंटी ब्रिटिश नहीं थे। ऑल्दो उन्हें पता था कि ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट कर रहे थे, बट वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करते ब्रिटिशर्स को। लेकिन ये जो नए लोग हैं, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, ये लोग एकदम एंटी हैं ब्रिटिशर्स के, इनको पसंद नहीं, इसीलिए ये मॉडरेट्स को भी क्रिटिसाइज करते हैं। तो आगे चल के क्या होगा, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट यानी रेडिकल, ये लोग आपस में डिवाइड हो जाएंगे कि एक अलग बात बोलेगा, दूसरा अलग बात बोलेगा। मॉडरेट्स बोलेंगे कि हमें प्यार मोहब्बत से काम निकलवाना है ब्रिटिशर से, रेडिकल बोलेंगे कि नहीं, आप ऐसे नहीं निकलवा सकते इनसे काम, आपके तरीके गलत है। एंड में आकर के 1907 में कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, और 1916 में कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, हम देखेंगे।
उसको सूरत 1907 में शायद उसको सूरत स्प्लिट बोलते हैं, अभी हम लोग देखेंगे। मॉडरेट को वो किस लिए क्रिटिसाइज करते थे? उनकी प्रेयर्स के लिए क्रिटिसाइज करते थे। वो बोलते थे कि लोगों को अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, गवर्नमेंट के इंटेंशन अच्छे नहीं हैं, लोगों को लड़ना पड़ेगा स्वराज के लिए। ये प्रेयर वेयर करके कुछ नहीं होगा। तिलक ने तो यहाँ तक ये स्लोगन भी दे दिया कि ये लोग कौन होते हैं मुझे फ्रीडम देने वाले? फ्रीडम इज माय बर्थ राइट। मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से मुझे आजादी का अधिकार है। सो फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, और मुझे इसे लेना ही है। समझ गए? तो दिस इज हाउ दे स्टार्टेड डूइंग इट। धीरे धीरे तो हम अब हमने रेडिकल्स के बारे में जान लिया, मॉडरेट्स के बारे में जान लिया। मॉडरेट्स और रेडिकल में क्या डिफरेंस है समझ जाओगे? कोई क्वेश्चन पूछेगा कि रेडिकल लाल बाल पाल में और मॉडरेट्स में क्या डिफरेंस है, तो बोलोगे मॉडरेट्स लोग तो थे जैसे कि दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। ये लोग पॉलिटिक्स ऑफ पिटिशन में बिलीव करते थे कि कोई भी काम निकलवाना है तो उसके लिए वो लोग पे करते थे ब्रिटिशर्स को। बल्कि रेडिकल्स को लगता था कि हमको उन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, खुद पे रिलाय करना चाहिए, और हमें जो भी चाहिए वो हमें लड़ के मिलेगी हमारी आजादी। उसमें से सबसे बड़ा नाम तिलक का है। वैसे तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल तीनों ही बहुत फेमस हैं, बट तिलक ने तो स्लोगन भी दिया है क्या? स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। धीरे धीरे 1905 का टाइम आ जाता है। हमारे जो एक वॉयसराय हैं बहुत ही गंदे, उनका नाम है लॉर्ड कर्जन। बंगाल में बहुत ज्यादा नेशनलिज्म की लहर फैल रही थी। बंगाल के लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो गए थे और वो ब्रिटिशर्स को थ्रेट कर रहे थे। उनको लग रहा था कि ये बंगाल को अगर हम और ज्यादा यूनाइटेड रहने देंगे तो हो सकता है कि ये बहुत बड़ा मूवमेंट करके हमको यहाँ से भगाने की कोशिश करें। तो व्हाट दे डिड, 1905 में कर्जन ने पार्टीशन कर दिया बंगाल का। बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग रूल करेंगे ऐसा बोल दिया। जब डिवीजन हो जाएगा तो वो जितने लोग यूनाइटेड वहां पे स्ट्रगल करते हैं वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बंगाल दो स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बंगाल उस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा प्रोविंस मतलब स्टेट था। और बंगाल के अंदर बिहार और कुछ उड़ीसा के पार्ट्स भी उस वक्त आते थे। अभी तो फिलहाल बिहार, उड़ीसा, बंगाल तीनों अलग अलग स्टेट है। वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा अभी तो अलग अलग स्टेट्स हैं, बट उस टाइम पे बंगाल में कुछ पार्ट्स बिहार और उड़ीसा का भी उस टाइम के मैप में इंक्लूडेड था। ब्रिटिशर्स ने ये बोला कि बंगाल को हम लोग अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा हो गया है, उसमें बिहार भी इंक्लूड हो गया, उड़ीसा भी इंक्लूड हो गया, इसीलिए हम इसको स्प्लिट करके दो अलग अलग स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप तुम्हारे पास बहुत बड़ा इलाका है, तुम उस पूरे इलाके पे कर ही नहीं पा रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन अपना चला नहीं पा रहे, रूल, तो तुम क्या उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे, दूसरा किसी और को दे दोगे। तो उन्होंने यही रीजन दिया कि हम बंगाल को इसीलिए डिवाइड करें क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा हो गया है, और इतना बड़ा बंगाल हम लोग को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छा नहीं, हम लोग कर नहीं पा रहे उसको हैंडल। लेकिन उनका रियल रीजन क्या था? रियल रीजन उनका ये था कि वो लोग डिवाइड करना चाहते थे इंडियंस को। वो नहीं चाहते थे कि ये लोग एक जगह पे रह करके हमारे खिलाफ मूवमेंट करें। ठीक है? इसीलिए उन्होंने क्या किया, जबरदस्ती बंगाल को डिवाइड कर दिया। और इससे लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। जब बंगाल का डिवीजन हुआ तो लोगों को बहुत गुस्सा आया, और ऑल ओवर इंडिया लोग जो हैं वो गुस्सा हो गए ब्रिटिशर्स से। पहले तो उनको उनकी असलियत दिखती नहीं थी, बट 1905 में देखो कैसे लोग सड़कों पर उतर आए हैं बंगाल के पार्टीशन के अगेंस्ट। वो बोल रहे हैं हम लोग एक स्टेट में कितने टाइम से रह रहे हैं, आप हमें ऐसे डिवाइड कैसे कर सकते हैं? तो कांग्रेस के दोनों ही सेक्शन, मॉडरेट और रेडिकल, पता है ना मॉडरेट कौन है और रेडिकल कौन है? कांग्रेस में दो तरह के लोग थे, मॉडरेट जो लोग पिटिशन में बिलीव करते थे, और रेडिकल जो कि पिटिशन में नहीं बिलीव करते थे, एक्शन में, लड़ के आजादी लेने में। ये दोनों ही लोग कांग्रेस का पार्ट थे, कोई कांग्रेस से बाहर नहीं है। ये दोनों ही लोगों ने बंगाल के पार्टीशन का अपोज किया। मॉडरेट को भी बात पसंद नहीं आई, और रेडिकल्स तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। बड़ी बड़ी मीटिंग्स इन्होंने ऑर्गेनाइज कराई मास प्रोटेस्ट करने के लिए कि हम इसके खिलाफ धरना देंगे, ब्रिटिशर्स को बताएंगे कि ये गलत कर रहे हैं। और उसी तरह के बड़े स्ट्रगल का नाम है स्वदेशी मूवमेंट। किसने नाम सुना है? मैंने स्वदेशी सुना मूवमेंट, है। स्वदेशी मूवमेंट इज अ मूवमेंट व्हिच वाज अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। जब लॉर्ड कर्जन पार्टीशन ऑफ बंगाल करने लगे, उसको अपोज करने के लिए एक स्वदेशी मूवमेंट रखा गया, और वो मूवमेंट जो था बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। ठीक है? और इसीलिए स्वदेशी मूवमेंट बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट का मतलब ये था कि अब हम लोग ब्रिटिशर्स के, स्वदेशी मतलब अपने देश की चीजें अब हम यूज करेंगे। तो उस मोमेंट में लोग फॉरेन की चीजों को बायकॉट करने लग गए। बहुत सारे लोग स्कूल कॉलेजेस, बहुत सारे जो मूवमेंट के लीडर्स थे, उन्होंने ये बोला कि हमको अपने ही
ओरिजिनल स्कूल्स में जाना चाहिए जो हमारे इंडियंस के पहले थे, ब्रिटिशर्स के कॉन्वेंट में नहीं जाना चाहिए। बहुत लोगों ने ये बोला कि हमें ब्रिटिशर्स की नौकरी छोड़ देनी चाहिए। स्वदेशी मतलब अपने देश का सामान यूज करेंगे, ब्रिटिशर्स जो भी चीज हमको देते हैं हम उसको यूज नहीं करेंगे। इसीलिए इस मूवमेंट का नाम है स्वदेशी मूवमेंट। इसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हम ब्रिटिशर्स को क्यों बायकॉट कर रहे थे, क्यों अपने देश की चीजें यूज करने में फोकस कर रहे थे? क्योंकि हम उनसे गुस्सा थे कि वो हमारी मर्जी के खिलाफ बंगाल को डिवाइड कर रहे हैं, जो कि हम नहीं चाहते थे। तो उन्होंने जब नहीं सुना तो हमने बोला कि आज से हम भी आपकी कोई चीज यूज नहीं करेंगे, हम जो भी चीज यूज करेंगे अपने देश की स्वदेशी यूज करेंगे। समझ गए? और स्वदेशी मूवमेंट में बहुत सारे आइडियाज निकल करके आए। पहला आइडिया है सेल्फ हेल्प यानी स्वदेशी इंटरप्राइजेस का, यानी अपने देश में अपनी खुद की हम लोग कंपनीज खोलेंगे, अंग्रेजों की कंपनी में काम नहीं करेंगे, अपने खुद के स्कूल खुद के कॉलेजेस खोलेंगे और अपने स्कूल में अपने लैंग्वेज में, हिंदी के लैंग्वेज में हम पढ़ाई कराएंगे या संस्कृत में पढ़ाई कराएंगे। और इसी तरह जो रेडिकल लोग थे, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये सब लोग चाहते थे, इनने सब लोगों को बहुत कन्विंस किया, आप सब लोग ब्रिटिशर्स के सारी चीजों को एकदम बॉयकॉट कर दीजिए, ना उनके स्कूल जाइए, ना उनके कॉलेज जाइए, ना उनकी जॉब्स ज्वाइन करिए, और एक तरह का रिवॉल्यूशन लेकर के आइए और तभी ब्रिटिशर्स यहाँ से भागेंगे। समझ गए? ठीक है। Yes, ma'am. उसी टाइम पे लेकिन क्या हुआ, ये लोग बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर मूवमेंट अल्टीमेटली स्वदेशी मूवमेंट केवल बंगाल में ही रह जाता है। बंगाल के बाहर पूरे इंडिया में वो हो नहीं पाता। और जब स्वदेशी मूवमेंट में दो तरह के लोग हैं कांग्रेस में, एक है मॉडरेट्स और एक है एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल्स, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये लोग चाहते थे कि हम लोग जो है वो मूवमेंट को और बड़ा करें, लोगों को ज्वाइन करें और ब्रिटिशर्स को फोर्स करें कि वो बाहर भागे। क्या मॉडरेट्स ऐसा चाहेंगे ब्रिटिशर से झगड़ा करके उनको बाहर भेजें? नहीं। मॉडरेट जो है वो रुकना चाहते थे, क्योंकि वो लोग शांति प्रिय लोग थे। मॉडरेट्स लोग जो भी कांग्रेस के मॉडरेट विंग में रहते थे, कांग्रेस दो विंग में डिवाइडेड थी, दो ग्रुप, एक मॉडरेट और एक रेडिकल। और मॉडरेट लोग जो थे बेटा, वो ये जो स्वदेशी मूवमेंट है इसको सपोर्ट तो कर रहे थे, लेकिन ये बहुत बड़ा करके हंगामा करके ब्रिटिश को भगाना नहीं चाहते थे। कि इनको डर लग रहा था, इनको लग रहा था कि अगर हम लोगों ने ज्यादा किया तो क्या पता ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा फोर्स का यूज करके हमको दबा ही दे और कांग्रेस को बैन कर दे पूरी तरह से, फिर तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन इसी चक्कर में कांग्रेस के जो रेडिकल्स हैं और मॉडरेट्स हैं उनके बीच में झगड़ा होने लगा, कि रेडिकल ये बोलने लगे कि नहीं नहीं, हमको स्वदेशी मूवमेंट का फायदा उठाना चाहिए, हमको ब्रिटिश को बाहर भगाना चाहिए और यही टाइम है झगड़ा करने का। लेकिन मॉडरेट बोलने लगे कि नहीं, अभी सही समय नहीं आया है, अभी अगर हम झगड़ा करेंगे तो हमारे को और उल्टा भी खामियाजा भुगतना पड़ता है सकता है, क्योंकि इंडिया अभी उतना सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर नहीं हुआ है। बहुत सारी चीजें हम ब्रिटिशर्स की यूज करते हैं, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, उनकी जॉब्स, सब कुछ हमारे पास अपना नहीं है, तो हम बर्बाद भी हो सकते हैं। बट ये बात के चक्कर में दोनों में झगड़ा हो गया, और दोनों में झगड़ा होने के बाद में 1907 में कांग्रेस बट गई। ये दो पार्ट में कांग्रेस का बंटवारा हो गया। मॉडरेट लोग हैं वो इस बॉयकॉट को क्यों अपोज कर रहे थे, नहीं चाहते थे कि रेडिकल्स बहुत बड़े लेवल की बॉयकॉट करके ब्रिटिशर्स को गुस्सा करे और ब्रिटिशर्स उसका गुस्सा हमारे ऊपर निकाले। उनको ऐसा लगा कि यूज ऑफ फोर्स से बहुत दिक्कत आ जाएगी। लेकिन फिर और रेडिकल ऐसा ही चाहते थे, उनको लग रहा था कि मॉडरेट लोग बहुत टाइम से ब्रिटिशर्स को रिक्वेस्ट कर रहे, कोई फायदा हो नहीं रहा, और मॉडरेट लोग की जो पॉलिटिक्स है वो अच्छी नहीं है। इस चक्कर में उन दोनों के लोगों बीच में स्प्लिट हो गया और 1907 में स्प्लिट ऑफ कांग्रेस हो गई, यानी कांग्रेस दो भागों में लिटरली बट गई। मॉडरेट्स एकदम अलग रहने लगे। मॉडरेट्स ने बोल दिया कि हमको रेडिकल लोगों से कोई मतलब नहीं है, ये जो कर रहे हैं ये अपना जाने। और रेडिकल को ये बोला कि इनको मॉडरेट से कोई मतलब नहीं है। ब्रिटिशर्स ने इसी चीज का फायदा उठा करके काफी सारे रेडिकल्स को बहुत मरवाया, और तिलक को तो उन्होंने जेल भेज दिया। तिलक के अलावा अरविंदो घोष जितने भी लोग थे उन सबको उन्होंने जेल भेज दिया। मॉडरेट्स को छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि मॉडरेट्स ने अपने आप को अलग कर लिया। लेकिन रेडिकल्स को उन्होंने बहुत यू फोर्स का यूज किया, पुलिस का यूज किया, उनको बंद कर दिया। और इस तरह से कांग्रेस का जो रेडिकल विंग था वो पूरी तरह खत्म हो गया 1908 में। तिलक कारावास में चले गए, यानी जेल चले गए। तिलक के अलावा जो लोग, लाला लाजपत राय तो इंग्लैंड ही चले गए, छोड़ दिया उन्होंने इंडिया कुछ टाइम के लिए। और उसके अलावा जो एक दो लोग और भी हैं, जैसे कि अरविंदो घोष, उनको भी जेल भेज दिया उन्होंने। तो ये लोग मौका पा गया जैसे ही ब्रिटिशर्स को, क्योंकि मॉडरेट्स की कहीं ना कहीं थिंकिंग सही थी। वो ये चीज सही सोच रहे थे कि अगर हम अभी अपोज करेंगे तो ब्रिटिशर्स फोर्स का यूज करके हमको हमेशा के लिए यहाँ से जाने पे भी मजबूर कर सकते हैं। सुनाई दे रहा है? Yes, ma'am. मेरी स्क्रीन एकदम ब्लैंक हो गई है एक्चुअली।
जस्ट मिनट, आगे का कोई पढ़ो भाई तो मैं सुन के बता दूं। मैम पढ़ो आगे का। मैम हाँ हाँ ठीक है, हाँ पढ़ो। ओके ठीक है, मैं ही पढ़ लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अब आ गया मुझे। हाँ, मॉडरेट्स लोग जो हैं वो बिल्कुल भी उनका थिंकिंग सही था कि अगर हम अभी ब्रिटिशर्स को भगाने की कोशिश करेंगे तो पक्का ही ये लोग इतना फोर्स का यूज करेंगे कि हम लोगों के पास, वो लोग बहुत थोड़े मात्रा में थे, अभी अभी तो इंडिया ने नेशनलिज्म के बारे में सीखा है, ब्रिटिश के पास बहुत फोर्स है, इतने सारे हथियार हैं, वो हम कैसे लड़ेंगे उनसे। मॉडरेट्स की थिंकिंग कहीं ना कहीं सही थी, और कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट भी थिंक सही कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स से रिक्वेस्ट करके तो एक्चुअली कुछ होता था नहीं। लेकिन फिर इसका नुकसान कांग्रेस को ही हो गया, क्योंकि कांग्रेस 2 भागों में बँट गई, और यूनिटी में ही स्ट्रेंथ होती है। उसका फ़ायदा उठा कर के जो कांग्रेस ने, जब मॉडरेट्स ने जब अपने आप को रेडिकल लोगों से अलग कर लिया, तो फिर उसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स को मिला। उन्होंने रेडिकल लोग को बैन कर दिया कि ये लोग गलत हैं, ये लोग तो कांग्रेस का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि मॉडरेट लोग इनसे अलग रहते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा अनरेस्ट फैला रहे हैं, तो उनको उन्होंने मारा-पीटा, जेल के अंदर बंद कर दिया बहुत लोगों को, और कुछ लोगों को तो भाग के इंडिया के बाहर ही जाना पड़ा। तो फिर कांग्रेस अब वीक हो गई। अब कांग्रेस के पास में इतनी ताकत नहीं बची कि वो लड़ाई करे। समझ गए? धीरे-धीरे 6-7 साल ऐसे ही चलता रहा। 1915 में कांग्रेस को ये रियलाइज़ हो गया कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को दोबारा एक साथ आना पड़ेगा। अगर हम एक साथ नहीं आएँगे तो हम ब्रिटिश से झगड़ा कर नहीं पाएँगे। 1915 में तकरीबन 8 साल के बाद ये लोग वापस से रीयूनाइट हो गए, कांग्रेस वाले। नहीं, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो अलग हो गए थे एक टाइम पर, वो वापस रीयूनाइट हो गए, और उसके 1 ही साल के बाद कांग्रेस जो है वो मुस्लिम लीग के साथ भी उन्होंने अपना समझौता कर लिया। मुस्लिम लीग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 1906 स्वदेशी मूवमेंट के टाइम ही ढाका में बनी थी। मुस्लिम लीग मुस्लिम्स का सपोर्ट करती थी, उनके जो राइट्स हैं उनको वो लोग प्रोटेक्ट करते थे कि मुस्लिम के साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। मुस्लिम लीग के पास बहुत ज़्यादा मुस्लिम के मतलब मुस्लिम थ उनके सपोर्ट करते थे मुस्लिम लीग को। फिर जो कांग्रेस है उन्होंने अकलमंदी करी। पहले तो उन्होंने मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को एक साथ किया, उसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को भी अपनी तरफ कर लिया, ताकि हिंदू, मुस्लिम और हर तरह के लोग, सब लोग एक साथ आ जाएँ, और फिर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वो लड़ाई करें अच्छे से। समझ गए? अब है ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। चलो पढ़ो समृद्धि। After 1919, the struggle against the British rule gradually became a mass movement involving peasants, tribal students, and women in large numbers, and occasionally factory workers as well. Certain businesses groups too began to actively support the Congress in the 1920s. Why was this so? The First World War altered the economic and the political situation in India. It led to a huge rise in defense expenditure of the government of India. The government in turn increased taxes on individual incomes and business profits. Increased military expenditure and the demands for war supplies led to a sharp rise in prices, which created great difficulties for the common people. On the other hand, business groups reaped fabulous profits from the war. As you have seen, Chapter 7, the war created a demand for industrial goods, jute bags, clothes, rails, and caused a decline of imports from other countries in India. So, मैम नीचे scroll कर दो. ओके, पहले इतना समझा देती हूँ। 1919 फिर धीरे-धीरे Yes. हमने अभी-अभी देखा है कि 1915 तक आते-आते जो कांग्रेस वाले लोग हैं उनको अक्ल आ जाती है, और वो वापस यूनाइटेड हो जाते हैं। और 19 उसके बाद से वो ब्रिटिशर्स के लिए यूनाइटेड मास एक्शन करते हैं कि नहीं, हमको आपको अब धीरे-धीरे करके वो नेशनल मूवमेंट तेजी पकड़ने लगता है। लोगों को और ज़्यादा वो लोग अपने साथ लेके चलते हैं कि हमें इन्हें भगाना ही होगा। 1919 के बाद में ऐसा समय आ जाता है कि ब्रिटिश रूल के खिलाफ मास मूवमेंट होने लगे, बहुत सारे लोग सड़कों पर उतरने लगे अचानक से। क्योंकि बीच में जब कांग्रेस बँट गई थी तब मूवमेंट एकदम कमजोर पड़ गया था। 1915 में कांग्रेस दोबारा वापस आ गई एक-दूसरे के साथ में, मुस्लिम लीग ने भी सपोर्ट कर दिया। कुछ सालों के बाद 1919 के बाद पीजेंट, ट्राइबल, स्टूडेंट, वुमेन सब लोग सड़कों पर उतर आते थे। क्योंकि सब लोग अब मिल करके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट झगड़ा कर रहे थे कि नहीं, अब आप यहाँ से जाइए।
कुछ बिजनेस ग्रुप भी उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो कांग्रेस अब बड़े-बड़े लेवल के मूवमेंट कर रही थी और उससे बहुत प्रेशर पड़ रहा था ब्रिटिशर्स को, क्योंकि कांग्रेस जितने सारे लोग सड़कों पर उतरते थे, कोई ब्रिटिशर्स का दिया काम नहीं करता था, ब्रिटिशर्स के ऑफिस में नहीं जाता था, लोग टैक्स पे करने से मना करते थे और ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज करते थे, उनके खिलाफ न्यूज़पेपर में लिखते थे। तो बहुत इंटरनेशनल लेवल पे भी ब्रिटेन की बहुत बेइज्जती हो रही थी, ये लोग इंडियंस के साथ कितना बुरा कर रहे हैं, तो बहुत प्रेशर पड़ रहा था ब्रिटेन के ऊपर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उसी समय 1914 से 1948 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें वर्ल्ड की बहुत बड़ी-बड़ी कंट्रीज आपस में झगड़ा कर रही थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो ब्रिटेन भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व था एक तरफ से। उस समय ब्रिटेन को ज्यादा मौका नहीं मिला इंडिया पर एक्सप्लॉइटेशन करने का, क्योंकि वो वॉर में बिजी था। उसका फायदा उठा करके इंडिया में बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। इंडिया के जो लोग हैं वो मतलब अवेयर हो गए, उनको लगा कि नहीं, अब हमें अपने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट और यूनाइटेड एक्शन करना चाहिए, ठीक है। और इसका फायदा बहुत सारे नेशनल इंडस्ट्रीज को भी मिला। वो लोग वॉर में बिजी थे, तो हम लोगों ने अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की, कि ताकि हम वॉर खत्म होगा तो हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ झगड़ा कर सकेंगे। ब्रिटिशर्स ने चालाकी वाली चाल चली, उन्होंने बोला कि वॉर में आप हमारा सपोर्ट करिए, वॉर के बाद हम आपको आपके काम भर के लिए आपको हम आजादी दे देंगे। लेकिन फिर वॉर में क्या हुआ, अब इंडियंस ने वॉर में ब्रिटिशर्स को सपोर्ट भी किया, लेकिन फिर वॉर में इतना खर्चा करने लगे ये लोग, इंडिया का सारा रिसोर्स ले जाकर के अपने वॉर में खर्चा करने लगे। तो उस चक्कर में क्या हुआ, मिलिट्री पे इतना एक्सपेंडिचर उन्होंने कर दिया, वॉर में उनको खाने की जरूरत पड़ती थी उनके सैनिकों को, वो सब वो इंडिया से लेके जाते थे। और इस चक्कर में इंडिया में खाने को दिक्कतें होने लगी। इंडिया में जो राशन था उसका दाम बहुत बढ़ गया, क्योंकि कम राशन था, खाने वाले लोग ज्यादा थे तो महंगा बिकने लगा। और नॉर्मल लोगों को बहुत डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा। बहुत सारे बिज़नेस जो है वो भी बर्बाद होने लगे। तो जो वॉर का बर्डन था वो भी एक तरह से उन्होंने हमारे सर पर ही डाल दिया। कि नहीं, नहीं, हम वो और वो लड़ रहे थे, लेकिन वॉर का खर्चा वो इंडिया से निकाल रहे थे। और इस चक्कर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया को उसमें फेस करनी पड़ी। और इंडियंस को फिर समझ में आ गया कि ये इतनी आसानी से हम इनसे पीछा छुड़ा नहीं पाएँगे। लेकिन फिर क्योंकि वो लोग वॉर में बिज़ी थे, तो कुछ लोगों ने इंडियन इंडस्ट्रीज़, जो मैंने बताया, फ़ायदा उठा करके अपनी इंडस्ट्री को बड़ा कर लिया। जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में पैदा हुई थी, टिस्को। वो भी वॉर के चक्कर में, वो वॉर में वो लोग वहाँ बिज़ी थे, तो टिस्को को मौका मिल गया तो उन्होंने इंडिया में एक्सपैंड कर लिया। इंडिया के कुछ बिज़नेस ग्रुप थे, वो भी अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा उठा करके बड़े बनने लगे। क्योंकि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हमको अपनी भी तो इंडस्ट्री चाहिए। पहले तो वो लोग अपना ही सब इंडस्ट्री लगाए थे, हम लोगों को तो कहीं कुछ देते नहीं थे। जब वो लोग वॉर में बिज़ी थे तो कुछ लोगों ने फ़ायदा भी उठाया, कि ये लोग वॉर में बिज़ी हैं तो चलो हम लोग अपनी बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुई, क्यों? क्योंकि वो कंट्री का बहुत सारा पैसा ले जाकर के उन्होंने वॉर में कर दिया। विलेजर्स को बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि वो दूसरे के काम के लिए अपना उनको सप्लाई देना पड़ता था, अपने फूड ग्रेन्स देने पड़ते थे। और इंडियन आर्मी भी गई ब्रिटेन का सपोर्ट करने, तो हमारे यहाँ के जवान उनकी तरफ से लड़ने गए वर्ल्ड वॉर में। बहुत सारे लोग जो लौट करके आए, उसमें बहुत सारे लोगों की कैजुअल्टी भी हुई, बहुत लोगों को परेशानी हुई। और लेकिन उसका तब भी हमको एक कहीं न कहीं ये उम्मीद थी कि वॉर खत्म होने के बाद में ब्रिटिशर्स क्या पता हमको आज़ादी दे दे। लेकिन वॉर खत्म हो गया और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। समझ गए? और Yes. वॉर खत्म होने के बाद में भी उन्होंने हमें कोई आज़ादी-वाज़ादी नहीं दी। वो बिल्कुल हमारे एकदम हमारे ऊपर ही वो एकदम विराजमान थे, कि नहीं, तुम्हें एक्सप्लॉइटेशन तुम्हारा पूरा करके ही मानेंगे। उसी के बीच में एक बहुत बड़े लीडर की एंट्री होती है। अभी तक सबको सब चीज़ समझ आ रही है जो मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ? आदि, यू Yes, गेटिंग ma'am. व्हाट आई एम सेइंग? आदि, क्लास में हो तुम? मक्कारी की कोई कोई देखो, देखो कैसे हँस रहे हैं। पूरे ही मक्कार हो तुम लोग। एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। बताओ शाश्वत, क्या बताया मैंने इसके पहले? मैम इसके पहले मैम आपने अ, मैम मॉडरेट रेडिकल बताया और मैम कैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ एंड उससे मैम प्रोटेस्ट हुए कैसे।
एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी तुम पढ़ोगे अब, और इसका मतलब बताओ। 3 मिनट बचे हैं क्लास में, एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी पढ़ने के बाद इसको बंद कर दें, अगला बाकी क्लास में करेंगे, अगली क्लास में। ओके। The advent of Mahatma Gandhi. It is in these circumstances that Mahatma Gandhi emerged as a mass leader. As you may know, Gandhi ji, aged 46, arrived in India in 1915 from South Africa, having led Indians in that country in non-violent marches against racist restrictions. He was already a respected leader, known internationally. The South African campaigns had brought him in contact with various types of Indians, Hindus, Muslim, Parsis, and Christians, Gujaratis, Tamils, and North Indians, and upper class merchants, lawyers, and workers. ओके। क्या बता रहे हैं इसमें? मैम इसमें ये बता रहे कि मतलब महात्मा गांधी जब 46 ईयर के थे, वो इंडिया 1915 में आए थे, एंड मतलब इंडिया में नॉन वायलेंट मार्चेस लगाए रेसिज्म के अगेंस्ट, और वो बहुत ही मतलब रिस्पेक्टेड लीडर थे, और इंटरनेशनली भी उनकी बहुत पहचान थी, और मतलब मैं बताऊं? मैं बताती हूँ, अब 1 या 2 ही मिनट बचा है। तो जब ये पूरा वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन चल रहा था, तो उस वक्त बहुत ज्यादा कंट्री में टर्मोइल थी, क्योंकि सब लोग यही चीज चाह रहे थे कि किसी तरह से वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कोई ऐसा लीडर हमको मिले कि हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा के उनसे आजादी ले सकें। ऑल्दो हमने कोशिश बहुत की, हमें मिल नहीं पाई, और वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ 1918 में। उसके 30 साल और नहीं ले पाए हम आजादी उनसे, क्योंकि हमारे पास इतना यूनाइटेड फ्रंट कभी था नहीं। लेकिन अब 1940 वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एक ऐसे लीडर इंडिया में आ जाएंगे, आगे से पूरे मास मूवमेंट की जिम्मेदारी उन्हीं के हाथों में रहेगी। महात्मा गांधी जब 46 साल के थे, तब वो 1915 में साउथ अफ्रीका से आए। उसके पहले वो साउथ अफ्रीका में बहुत तरह के नॉन वायलेंट स्ट्रगल मूवमेंट कर चुके थे, इसलिए इंटरनेशनली बहुत लोग उनको जानते थे। क्योंकि साउथ अफ्रीका में रेसिस्ट थे, वहां पर भी यूरोपियंस ने अपनी कॉलोनी बनाई थी, जैसे उन्होंने इंडिया में बनाई थी। वहां पर भी वो ब्लैक लोगों के साथ गलत व्यवहार करते थे। यस मैम, काला गोरा। यस, तो वहां पर उसको बोलते थे अपार्थीड सिस्टम, वो लोग फॉलो करते थे साउथ अफ्रीकन। उसके अगेंस्ट गांधी जी ने बहुत ज्यादा उन लोगों मतलब स्ट्रगल किया, और उन लोगों को उनका हक दिलवाया। गांधी जी इंडिया आए तो वो बहुत फेमस हो गए, और धीरे धीरे वो इंडिया के हर इलाके में घूमे, और उन्होंने रेसिस्ट चीजों के खिलाफ आवाज उठाई। वो एक रेस्पेक्टेड लीडर ऑलरेडी थे, क्योंकि सब लोग उनको जानते थे। जब वो इंडिया आए तो लोगों को ये बहुत वो होने लगी कि नहीं, अब गांधी जी आ गए हैं तो कुछ अच्छा ही होगा, और गांधी जी के साथ में हिंदू मुस्लिम हर कम्युनिटी के लोग जुड़ गए, और बाद में हम लोग धीरे धीरे यूनाइटेड स्ट्रगल करने लगे। तो आपके बाद के स्ट्रगल बचे हैं नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, जो मैम क्विट इंडिया, पारसीज कौन होते जो हैं? गांधी जी ने ही किया है। हाँ बेटा। मैम पारसीज कौन होते हैं? पारसी कम्युनिटी इज कम्युनिटी जो कि एक तरह से जूस रिलेटेड है वो कम्युनिटी, बट ये माइनॉरिटी है इंडिया में। इंडिया में जो जूस हैं उनको पारसी बोला जाता है। ठीक है, जूस तो समझते हो? यस मैम। ओके, तो लेस देन अ मिनट है।